हेलो बच्चों, वेलकम टू द डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ विंसम इंटरनेशनल स्कूल। क्लास 9 चैप्टर 5 आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। जल्दी से हेडिंग लिख लीजिए, इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। चलिए चैप्टर 5 शुरू करते हैं हम। इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं आज? यूक्लिड्स डेफिनेशंस, देन एक्सियम्स एंड पोस्टुलेट्स। ये क्या क्या होते हैं? अभी जैसे जैसे टॉपिक आगे चलेगा वन बाय वन हम हर चीज के बारे में पढ़ते चलेंगे। चलिए सबसे पहले इंट्रोडक्शन पे आते हैं। यूक्लिडियन ज्योमेट्री द स्टडी ऑफ प्लेन एंड सॉलिड फिगर्स ऑन द बेसिस ऑफ एक्सियम्स एंड थ्योरम्स इज एम्प्लॉयड बाय द ग्रीक मैथमेटिशियन यूक्लिड। देख लिया, यूक्लिड जो एक ग्रेट मैथमेटिशियन थे जो कि 325 बीसी से 265 बीसी तक थे। इन्होंने कुछ एक्सियम्स दिए थे, कुछ पोस्टुलेट्स दिए थे, कुछ थ्योरम्स दिए थी, जिससे हमें प्लेन और सॉलिड फिगर्स यानी ज्योमेट्री में जो प्लेन होता है हमारा और सॉलिड फिगर्स होते हैं उनके बारे में हमें पढ़ने में मदद मिलेगी। चलिए सबसे पहले यूक्लिड्स के कुछ डेफिनेशंस है, इनको हम वन बाय वन अच्छे से देखते हैं। देखिए सबसे पहली डेफिनेशन है ए पॉइंट। पॉइंट का क्या मीनिंग है यहाँ पे समझिए। ए पॉइंट इज दैट विच हैज नो पार्ट। पॉइंट के कोई भी पार्ट नहीं होता है, मतलब एक डॉट आपने लगा दिया, इट इज ए पॉइंट। ना इसकी लेंथ होती है, ना विड्थ होती है, कुछ भी नहीं होता है, कोई पार्ट नहीं है इसका, सिर्फ डॉट है। नेक्स्ट है ए लाइन इज ए ब्रेथलेस लेंथ। यानी जो लाइन होती है हमारी, ये जैसे एक लाइन है, इस लाइन की जो विड्थ या ब्रेथ बोलते हैं वो ब्रेथ नहीं होती, यानी इसकी चौड़ाई नहीं होती, इसकी ओनली क्या होती है? लेंथ होती है। ठीक है, इसकी चौड़ाई नहीं बोलेंगे हम। मतलब ये भी आपको लाइन दिख रही है, अगर मैं थोड़ी सी ऐसे बना दूं तो ये भी एक लाइन है। हमें इसकी विड्थ पे नहीं जाना है, चौड़ाई पे नहीं जाना है। ठीक है, सिर्फ लेंथ मैटर करेगी कि 3 सेंटीमीटर लंबी है, 4 सेंटीमीटर लंबी है या 10 सेंटीमीटर लंबी है। चौड़ाई की हम बात नहीं करेंगे, ये दोनों ही हमारे लिए लाइन है। नेक्स्ट चलिए, द एंड्स ऑफ ए लाइन आर पॉइंट्स। यानी कोई भी अगर लाइन है उसके हम एंड्स की बात करें तो जो एंड्स होंगे वो हमेशा क्या होंगे? 2 पॉइंट्स होंगे। नेक्स्ट, स्ट्रेट लाइन इज ए लाइन दैट लाइज इवनली विद द पॉइंट्स ऑन इटसेल्फ। इसका क्या मतलब हुआ? एक स्ट्रेट लाइन ऐसी लाइन होती है, ये जैसे कोई लाइन हमने ड्रॉ की, ये एक स्ट्रेट लाइन है। ये कहता है इसके ऊपर पॉइंट्स है जो कि इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। जैसे मैं इस पे पॉइंट्स बना देता हूं, इस तरीके से इसके ऊपर पॉइंट्स है जो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसके ऊपर ही डिस्ट्रीब्यूटेड है। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स मिलके एक लाइन बनती है और बहुत सारे पॉइंट्स है इस पे जो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो रखे हैं, ये बन गई हमारी लाइन। क्लियर? स्ट्रेट लाइन में बहुत सारे पॉइंट है जो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसके ऊपर बहुत सारे पॉइंट्स। नेक्स्ट, इस सरफेस इज दैट विच हैज लेंथ एंड ब्रेथ ओनली। सरफेस जो होगा, जैसे ये बोर्ड हमारा एक सरफेस है, इसकी ये लेंथ है, ये इसकी ब्रेथ है, तो इस पे लेंथ और ब्रेथ 2 चीजें हैं, ध्यान रखना। सरफेस की 2 चीजें होती है, लेंथ एंड ब्रेथ। लाइन की सिर्फ लेंथ होती है और सरफेस की लेंथ और ब्रेथ दोनों होती है। जैसे मान लीजिए मैंने एक बॉक्स बनाया, ये एक सरफेस है, तो इसकी ये लेंथ हो गई, ये इसकी ब्रेथ हो गई। क्लियर? चलिए, The edges of a surface are lines। यानी जो सरफेस इसकी जो एजेस हैं, ये एक एज है, ये भी एज है, ये भी एज है, ये चारों जो एजेस है ये एक तरीके से क्या है? लाइंस है। नेक्स्ट, ए प्लेन सरफेस इज ए सरफेस दैट लाइज इवनली विद द स्ट्रेट लाइंस ऑन इटसेल्फ। ये बड़ा अच्छा पॉइंट है, इस पे स्टार लगाइए। ये क्या कहता है समझिए। जैसे हमने बात की थी लाइन के ऊपर पॉइंट्स होते हैं जो इवनली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, ऐसी एक प्लेन के ऊपर स्ट्रेट लाइंस होती है। जैसे मान लीजिए ये मैंने एक प्लेन बना रखा है, तो इसके ऊपर हमें ये समझना है कि बहुत सारी लाइंस है। देखिए ये एक लाइन है, ये भी लाइन है, ये भी लाइन है, ये भी लाइन है, ये ऐसे बहुत सारी लाइंस यहाँ पे है और ऐसे ही बहुत सारी लाइंस हमारी यहाँ पे भी है। तो ये एक क्या बन गया? ये एक प्लेन बन गया, एक प्लेन बन गया। क्लियर? तो प्लेन सरफेस पे लाइंस होती हैं और लाइन के ऊपर पॉइंट्स होते हैं। क्लियर? यानी पॉइंट से मिलके लाइन बनती है और बहुत सारी लाइनों से मिलके सरफेस बन जाता है, ऐसे हम समझ सकते हैं इसको। चलते हैं आगे। चलिए नेक्स्ट है यूक्लिड्स एक्सियम्स। देखिए यूक्लिड्स ने कुछ एक्सियम्स दिए थे। पहले तो समझिए एक्सियम्स का मतलब क्या होता है। एक्सियम्स का मतलब होता है ऐसे ऑब्वियस यूनिवर्सल ट्रूथ जो कि हम
मैथमेटिक्स में यूज कर सकते हैं, यानी यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये ऑब्वियस है, पता है सबको कि हाँ ऐसा ही है। ऐसे इनको हम अजम्पशंस भी कह सकते हैं और ट्रूथ्स भी, दोनों मतलब अज्यूम किए हुए ट्रूथ्स है हमारे एक तरीके से, ऐसे समझ लीजिए। फॉर एग्जाम्पल पहला है थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। अब ये मैथमेटिक्स में बोल लीजिए या किसी भी सेंस में बोल लीजिए, ये हमेशा यूनिवर्सल ट्रूथ ही रहेगा कि मान लीजिए दो चीजें एक तीसरी चीज के बराबर हैं तो वो दोनों भी आपस में बराबर होंगी। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ना, आपने ऐसे तराजू लिया और ये तराजू, इधर भी आपने एक एप्पल रखा, एक एप्पल आपने इधर रखा और आपने देखा ये दोनों एप्पल बराबर है। इसको हटा के आपने साइड में रख दिया, एक और एप्पल रखा, वो दोनों भी बराबर। यानी कि ये जो दोनों एप्पल है, इसको मैं एप्पल नंबर 1 बोल देता हूं, ये एप्पल नंबर 2 है। ये दोनों एप्पल इस एप्पल के इक्वल हैं तो ये दोनों आपस में भी इक्वल हो जाएंगे। यानी कोई भी दो चीजें अगर तीसरी चीज के बराबर है तो ये दोनों आपस में भी क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। ये चीज कहना चाहते हैं। थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर, इसका हम बहुत जगह यूज करेंगे। क्लियर? मैथमेटिक्स में समझा देता हूं, देख लीजिए। जैसे ए बी की वैल्यू है x के बराबर और सी डी की वैल्यू भी है x के बराबर, तो क्या मैं लिख सकता हूं कि ए बी इक्वल टू सी डी हो गया? ऐसा कह सकते हैं कि ए बी भी x के बराबर है, सी डी भी x के बराबर है, तो दो चीजें सेम चीज के बराबर है तो दोनों चीजें आपस में बराबर। ये चीज कहना चाहते हैं। चलिए सेकंड क्या कहता है, इफ इक्वल्स आर एडेड टू द इक्वल्स, यानी दो चीजें ऑलरेडी बराबर है, जैसे ए बी और सी डी बराबर है, ये दोनों इक्वल थे, इनमें आपने इक्वल ही और ऐड कर दिया, इसमें भी मैंने एक्स ऐड कर दिया, इसमें भी मैंने एक्स ऐड कर दिया, तो क्या ये अब भी बराबर रहेंगे? बिल्कुल बराबर रहेंगे। तो इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स, द होल्स आर इक्वल, तो पूरा ये इक्वल टू पूरा ये हो जाएगा। दो सेम चीजों में अगर सेम चीज ऐड करोगे तो होल जो बनेगा वो भी इक्वल हो जाएगा। इसी तरीके से इक्वल्स अगर सब्ट्रैक्ट कर दूं, प्लस की जगह अगर मैं माइनस कर दूं, तब भी तो पूरा जो बचेगा वो भी बराबर होगा। इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द इक्वल्स द रिमाइंडर्स आर आल्सो इक्वल। क्लियर? प्लस कर लो चाहे माइनस कर लो, रिमेनिंग चीजें हमेशा आपस में बराबर रहेंगी। नेक्स्ट क्या कहता है, थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको याद कीजिए। क्या कहता है, थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। यानी क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ, देखिए ये कोई लाइन है ए बी और इसके ऊपर आपने एक और लाइन बना दी जो कि पूरी पूरी जा रही है, जिसका नाम है सी डी। अगर ए बी और सी डी पूरी पूरी एक दूसरे के ऊपर आ रही है तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, ए बी इक्वल टू सी डी। ये चीज कहना चाह रहा, यानी दो चीजें अगर पूरी पूरी एक दूसरे के ऊपर आ रही है तो वो दोनों क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। नेक्स्ट एग्जाम, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे भी आप स्टार लगाइए। बहुत सिंपल सी बात है कि अगर पूरी कोई चीज है उसमें से कोई पार्ट लोगे तो जो पूरी चीज है वो हमेशा पार्ट से क्या होंगी, बड़ी होंगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक टोकरी रखी, टोकरी में बहुत सारे एप्पल पड़े हैं, बहुत सारे एप्पल हैं, 15-20 मान लीजिए आप, ठीक है। अब इस पूरे का वजन मान लीजिए 20 kg है, इसमें से आप कुछ एप्पल्स निकालोगे, उनको अलग से वजन करोगे तो 20 से ज्यादा तो नहीं हो पाएंगे ना, वो 20 से हमेशा कम ही रहेंगे। तो जो होल है वो हमेशा पार्ट से क्या होगा, ज्यादा ही होगा। इसमें से कुछ एप्पल निकाल के अलग से वजन कर लीजिए इस टोकरी से, तो वो हमेशा कम रहेंगे। ये चीज है, होल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द पार्ट। जो ज्यादा है या पूरा है वो उसके पार्ट से हमेशा ज्यादा रहेगा। नेक्स्ट, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। देखिए बड़ा सिंपल सा काम है, ये कह रहा है ए बी इक्वल टू सी डी हो जाए। मैंने लिखा ए बी इक्वल टू 2x है, सी डी भी 2x के बराबर है, यानी थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स, यानी सेम थिंग का डबल किया तो इसके बराबर, सेम थिंग का डबल किया तो इसके बराबर। तो ए बी भी x का डबल है, सी डी भी x का डबल है, तो क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी डी हो जाएगा। ये चीज कहना चाहते, यानी कोई दो चीजें हैं, दो सेम चीज के डबल हैं दोनों ही, ये भी डबल है ये भी डबल है, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। नेक्स्ट कह रहा है थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग्स, यानी अगर ए बी की वैल्यू x का आधा है और सी डी की वैल्यू भी x का आधा है
तो क्या ए बी इक्वल टू सी डी हो जाएगा? बिल्कुल, ये भी x का आधा है, ये भी x का आधा है, तो ए बी इक्वल टू क्या हो गया? सी डी। यानी सेम थिंग का डबल होगा तो भी आपस में इक्वल, सेम थिंग का हाफ होगा तो भी आपस में इक्वल। तो ये टोटल 7 एग्जाम्स हमने पढ़ी हैं। चलते हैं आगे पोस्टुलेट्स की तरफ। चलिए, यूक्लिड्स 5 पोस्टुलेट्स देखिए। अब एक्सियम्स और पोस्टुलेट्स में डिफरेंस क्या है? देखिए, एक्सियम्स का मतलब होता है ऐसे यूनिवर्सल ट्रूथ है जो सब जगह काम आएंगे, लेकिन पोस्टुलेट्स का मतलब क्या हो जाएगा? ये ऐसी चीजें जो सिर्फ ज्योमेट्री में काम आएंगी, बाकी जगह आपके काम नहीं। इतना ही डिफरेंस है एक्सियम्स और पोस्टुलेट्स में। पोस्टुलेट स्पेसिफिकली ज्योमेट्री के लिए बने हुए और एक्सियम्स सब में काम आएंगे, पूरी मैथमेटिक्स में काम आ सकते हैं, मैथमेटिक्स से बाहर भी काम आ सकते हैं, लेकिन पोस्टुलेट सिर्फ ज्योमेट्री में ही काम आएंगे। क्लियर? चलिए, पहला पोस्टुलेट क्या कहता है? देखिए, फर्स्ट कहता है ए स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। देखिए, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। मान लीजिए ये एक पॉइंट है, यहां से ये दूसरा पॉइंट है, मैंने एक स्ट्रेट लाइन बना दी, इस पॉइंट से ये एक और बना दी, इस पॉइंट से इधर एक और बना दी। ऐसे करके एक पॉइंट से आप कितनी भी स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं दूसरे पॉइंट के लिए। इस पॉइंट के लिए भी बना दी, इसके लिए भी, इसके लिए भी, ऐसे। सेकंड क्या कहता है? गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट देयर इज ए यूनिक लाइन दैट पासेस थ्रू देम। ये बड़ा इंपॉर्टेंट। ये कहता है अगर दो अलग अलग पॉइंट दिए हुए हैं, दो अलग अलग पॉइंट दिए हुए हैं, तो इनसे पास जो होने वाली लाइन बनेगी ना, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही होगी। ऐसा नहीं है कि इसके अलावा भी कोई लाइन होगी जो इन दोनों पॉइंट से निकल जाएगी, नहीं। दो अलग अलग पॉइंट अगर दिए हुए तो उनसे तो एक ही लाइन निकल सकती है, और एक पॉइंट दिया हुआ तो उससे कितनी भी लाइनें निकल सकती। ये चीज समझ में आ रही? एक पॉइंट से तो कितनी भी लाइनें जा सकती है, लेकिन दो अलग अलग पॉइंट से एक ही लाइन निकल सकती है, एक से ज्यादा लाइन नहीं निकल सकती। ये हमें समझना। क्लियर? चलते हैं आगे। चलिए, सेकंड पोस्टुलेट क्या कहता है? ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली। क्या मतलब हुआ इसका? कि मान लीजिए एक लाइन थी, ए और बी पे खत्म हो रही थी, ये हमारी कोई लाइन थी। अब इस लाइन को हम लेफ्ट में और राइट में दोनों तरफ इनडेफिनेट दूरी तक हम आगे बढ़ा सकते हैं। उधर भी ये कहीं तक जा सकती है और इधर भी ये कहीं तक जा सकती है। चलिए, नेक्स्ट पोस्टुलेट, ए सर्कल कैन बी ड्रॉन विथ एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। देखिए, कोई भी अगर सेंटर मिल गया, इससे आप सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, कितने भी सर्कल बना सकते हैं। और कोई रेडियस आपको मिल गई, इतनी रेडियस है तो इससे भी सर्कल बन जाएगा, थोड़ी छोटी है तो इससे भी बन जाएगा। यानी कि कोई भी सेंटर हो उससे सर्कल बन सकता है, कोई भी रेडियस हो उस रेडियस का हम सर्कल बना सकते हैं। क्लियर? बहुत सिंपल है, कितने भी सेंटर हो सब पे सर्कल बनेगा, कितनी भी रेडियस हो सबसे सर्कल बनेगा। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। बड़ा सिंपल था ये तो, कि ये अगर एक राइट एंगल है और ये एक राइट एंगल है और ये एक राइट एंगल है, ये सब राइट एंगल्स इक्वल होंगे, क्योंकि ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, तो 90 डिग्री हमेशा आपस में इक्वल चलेंगे। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट। चलिए, फिफ्थ पोस्टुलेट, लास्ट पोस्टुलेट है हमारा। क्या कहता है? इफ ए स्ट्रेट लाइन फॉलोइंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन, समझना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इफ ए स्ट्रेट लाइन फॉलोइंग ऑन टू स्ट्रेट लाइंस, यहां तक रुकते हैं। दो स्ट्रेट लाइंस थी, इनके ऊपर एक तीसरी स्ट्रेट लाइन आई, यहां तक क्लियर है? दो स्ट्रेट लाइन पे एक और स्ट्रेट लाइन आ गई। आगे क्या कहता है? मेक्स द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ इट। अब इंटीरियर एंगल्स बने, देखिए ये इंटीरियर एंगल बना, इसको हम 1 दे देते हैं, इसका नाम हम 2 दे देते हैं, इसका नाम हम 3 दे देते हैं, इसका नाम हम 4 दे देते हैं। 4 इंटीरियर एंगल बने। इस लाइन के सेम साइड में बोले तो इधर 1 और 2 है, उधर बोले तो 3 और 4 है। यानी इधर 1 2 बना, उधर 3 4, सेम साइड में, ये दोनों भी सेम साइड में, ये दोनों भी सेम साइड में, उस तरफ है ये, इस तरफ ये। आगे क्या कहता है? टेकन टुगेदर लेस देन 2 राइट एंगल्स। यानी अगर मैं दो एंगल की बात कर रहा हूं जो सेम साइड में, यानी मैंने या तो 1 + 2 कर लिया कि एंगल 1 + 2 देख रहा हूं, या मैं एंगल 3 + 4 देख रहा हूं। अगर इसका सम लेस देन दो राइट एंगल लेस देन
टू राइट एंगल्स, एक राइट एंगल कितना होता है 90 डिग्री, 2 इंटू 90 डिग्री। हमें ये चेक करना है कि इन दोनों में से कौन सा ऐसा हो रहा है। टू राइट एंगल्स का मतलब 2 इंटू 90 डिग्री यानी 180 डिग्री की हम बात कर रहे हैं। अगर ये वाला पार्ट 180 से कम है या ये वाला पार्ट 180 से कम है, हमें ये चेक करना है। तो हमने देखा 3 और 4 जो हमें 90 से थोड़े बड़े लग रहे हैं, 1 और 2 हमें 90 से थोड़े से छोटे लग रहे हैं, तो इनका सम 180 से छोटा होगा, इनका सम 180 से बड़ा होगा। तो इन दोनों में से ये सही है और ये गलत है, ऐसा हमें डायग्राम को देख के पता चल रहा है। अब आगे क्या कह रहे हैं Then the two straight lines if produced indefinitely, यानी ये जो स्ट्रेट लाइन थी दो, इनको अगर हम indefinitely बढ़ाएं, इधर भी हमने बढ़ा दिया, उधर भी हमने बढ़ा दिया, बहुत दूर तक बढ़ा दिया, meet on that side, ये दोनों लाइनें आपस में कहां मिलेगी, उस तरफ मिलेगी on which the sum of the angles is less than two right angles, यानी कि जिस तरफ एंगल 1 + 2 है उसी साइड में ये आगे जाने पे मिलेंगी, ना कि उस तरफ। ये चीज समझ आए? यानी कोई भी दो रैंडम लाइंस आपने ड्रॉ की, जैसे कि मान लीजिए मैं दो लाइंस बना रहा हूं आपके सामने, एक ये है और एक ये है, और इधर मैंने एक लाइन ऐसी ड्रॉ कर दी, ये तीसरी लाइन। अगर इंटीरियर एंगल इसको मैं 1 और 2 कहता हूं, अगर 1 और 2 का सम 180 डिग्री से कम है और इन लाइनों को मैं इधर बढ़ा दूं तो ये आपस में मिलेंगी, और अगर इन दोनों की तरफ 180 डिग्री से कम होता तो ये इस तरफ मिलती, ऐसा ये कहना चाह रहा है। क्लियर हो गया? और वो आपको पता भी चल रहा है, जिधर एंगल कम होंगे उसी तरफ इनकी मिलने की संभावना, जिधर एंगल बढ़ता जा रहा है तो उधर तो वो लाइनें दूर होती जाएंगी, यानी 180 से कम होगा उस तरफ तो मिलेंगी, 180 से ज्यादा होगा उस तरफ ये कभी नहीं मिलेंगी, क्योंकि लाइनों की विड्थ और बढ़ती जा रही है। क्लियर हो गया ये चीज? तो बहुत अच्छा पॉइंट है, इसको हम याद रखेंगे। क्लियर? चलते हैं आगे। चलिए पहला एग्जांपल है हमारे सामने। फर्स्ट एग्जांपल क्या कहता है, E, B and C are 3 points on a line and B lies between A and C, then prove that AB plus BC equal to AC। बड़ा सिंपल पॉइंट है, देखिए यहां मुझे दिख रहा है AB प्लस BC इक्वल टू AC। ऐसा क्यों हो गया? याद कीजिए एक्सियम नंबर 4 हमने क्या कहा था कि अगर कोई भी चीज कोइंसाइड होती है कि AB और BC जो है वो AC से कोइंसाइड कर रहा है, तो दो चीजें अगर कोइंसाइड करेंगे तो आपस में क्या हो जाएंगी? इक्वल हो जाएगी। यहां लिख देंगे हम एक्सियम 4, 4 नंबर एक्सियम में हमने ये पढ़ा था। चलते हैं नेक्स्ट। Prove that an equilateral triangle can be constructed on any given line segment। हमें प्रूव करना है क्या हम एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना सकते हैं क्या? मान लीजिए ये लाइन मैंने आपको दे दी, इसका नाम है AB, क्या आप इस पे इक्विलेटरल ट्रायंगल बना सकते हो? बिल्कुल बना सकते हैं, बहुत आसान है। देखो कैसे बनेगा, आप कंपास लीजिए और उसकी एक टांग यहां रखिए और ये विड्थ खोल लीजिए। इतनी विड्थ खोलने के बाद आप इसको ऐसे आर्क बना दीजिए। इसी तरीके से उसको वापस यहां रखिए, फिर विड्थ खोल दीजिए और ऐसी एक आर्क बना दीजिए। ये पॉइंट आपको मिल जाएगा C, और फिर आप क्या कीजिए, A से B को, B से C को मिला दीजिए। ABC हमारा क्या बन के आ गया यहाँ पे? इक्विलेटरल ट्रायंगल। हम क्या प्रूव करेंगे? हम पहले तो लिखेंगे AB इक्वल टू क्या हो जाएगा? AC हो जाएगा। ये AB है, ये AC है, ये दोनों इक्वल क्यों हो गए? क्योंकि ये सेम रेडियस थी। देखिए हम लिखेंगे बिकॉज हमने क्या किया था, इस B से हमने एक ऐसा सर्कल ड्रॉ किया था, तो AB भी रेडियस हो गया और AC भी रेडियस हो गया, दोनों रेडियस हो गए ना। इसी तरीके से हम कहेंगे AB इक्वल टू BC। अब देखिए इधर से हमने ऐसे आर्क बनाया था ये, तो ये BA भी रेडियस था और BC भी रेडियस था, ये भी सेम। अब दो चीजें आपस में इक्वल है तो हम क्या बोल देंगे, AB इक्वल टू BC इक्वल टू AC। तीनों चीजें क्या हो गई? बराबर हो गई। देयरफॉर कैसा ट्रायंगल बन गया? इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। इस तरीके से हम किसी भी गिवन लेंथ से इक्विलेटरल ट्रायंगल बड़े आराम से बना सकते हैं। क्लियर? बस दो आर्क बनाने, एक आर्क ये बना दिया, एक आर्क उधर से बना दो,
और जहां कट करे वहां से मिला दो। ये लीजिए आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल तैयार है। चलते हैं आगे। चलिए थ्योरम 5.1, टू डिस्टिंक्ट लाइंस कैन नॉट हैव मोर देन वन पॉइंट इन कॉमन। चलिए बहुत सिंपल सी थ्योरम है। ये कहता है दो पॉइंट्स है, ले लीजिए हमने ये दो पॉइंट ले लिए, ठीक है, ए और, तो इससे लाइन बन गई हमारी ए बी। एक और हमने बना दिया, ये बन गया सी डी, ठीक है। और इन दोनों का जो कॉमन है वो बन गया हमारा ई पॉइंट, ठीक है। एक ए बी लाइन है, एक सी डी लाइन है, दोनों का कॉमन पॉइंट क्या बन गया, ई बन गया। अब ये कहना चाह रहा है कि दो लाइनों के एक ही कॉमन पॉइंट नहीं होना चाहिए। इन दोनों लाइनों का कॉमन पॉइंट कौन सा है, ई तो आ रहा है, इससे ज्यादा होना चाहिए। तो हम मान लेते हैं कि इसका कॉमन पॉइंट एक से ज्यादा है। हम ई और एफ एक अज्यूम कर लेते हैं कि कॉमन पॉइंट एक से ज्यादा हो गया ई और एफ। लेकिन हमने क्या पढ़ा है, हमने पोस्टुलेट में ये पढ़ा है कि दो पॉइंट्स के बीच में एक ही लाइन जा सकती है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में भी एक ही लाइन जा सकती है। अगर दो पॉइंट पे कहीं ये मिल रहे होते तो फिर वो लाइन कोई दूसरी होती और वो हमारे उस पोस्टुलेट को गलत प्रूव कर देती जो हमने पढ़ा था कि दो पॉइंट्स के बीच में एक ही लाइन हो सकती है, एक से ज्यादा लाइन हो ही नहीं सकती। तो इसीलिए हम क्या कहेंगे कि जो हमने अज्यूम किया था, मान लीजिए ये दो पॉइंट है, इनके बीच में सिर्फ एक ही लाइन हो सकती है। तो ऐसे मैं कह रहा हूं इन दोनों पॉइंट के बीच में एक ही लाइन हो सकती है, इन दोनों पॉइंट के बीच में एक ही लाइन हो सकती है, तो फिर कॉमन पॉइंट एक ही निकलेगा, एक से ज्यादा पॉइंट नहीं निकल सकता। यानी कि हम ई और एफ दो पॉइंट मान रहे थे कि ई भी है एफ भी है, दो ऐसे पॉइंट निकल रहे हैं, लेकिन ऐसे पॉइंट नहीं निकल पाएंगे क्योंकि दो पॉइंट्स के बीच में एक ही लाइन हो सकती है। इन दोनों के बीच में भी एक लाइन होगी, इन दोनों के बीच में भी एक लाइन होगी, एक से ज्यादा कभी नहीं हो पाएगी, फिर हमारे वो पोस्टुलेट रॉन्ग प्रूव हो जाएगा। ये बहुत सिंपल सा था। ये आप ऐसे लिख सकते हैं, इसको लिखना चाहें तो कि लेट्स अज्यूम टू मीटिंग पॉइंट्स E एंड F, उसके बाद हम बोलेंगे कि देयर इज ओनली वन लाइन बिटवीन A एंड B. Similarly, there is only one line between C and D. Therefore, common point also one. तो दो कॉमन पॉइंट नहीं हो सकते, नहीं तो फिर वो पोस्टुलेट हमारा जो है कि दो पॉइंट्स के बीच में एक लाइन होती है, वो पोस्टुलेट हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग प्रूव हो जाएगा। क्लियर? चलते हैं आगे। चलिए यहां से स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 5.1। चलिए, which of the following statements are true and which are false, give reasons for your answers। चलिए हमें सिर्फ ट्रू फॉल्स बताना है, ज्यादा सिंपल है ये। देखिए, only one line can pass through a single point। एक पॉइंट से कितनी लाइनें जा सकती है, एक पॉइंट से दो कितनी भी लाइनें जा सकती है, दो पॉइंट से एक लाइन जाएगी। क्लियर? देखिए अगर मैं एक पॉइंट बना रहा हूं तो यहां से तो ये लाइन भी जा सकती है, ये लाइन भी जा सकती है, ये भी जा सकती है। तो एक पॉइंट से तो कितनी भी लाइनें जा सकती है, लेकिन अगर दो पॉइंट गिवन हो तो एक ही लाइन जाएगी। तो ये तो क्या हो गया हमारा false हो गया। सेकंड, देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस व्हिच पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। दो पॉइंट से इनफाइनाइट लाइनें नहीं निकाल सकते, दो पॉइंट से तो सिर्फ एक ही लाइन निकलती है। ये भी क्या हो गया हमारा। नेक्स्ट, ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली ऑन बोथ साइड्स। यानी अगर कोई लाइन टर्मिनेटेड है, जैसे ये टर्मिनेटेड लाइन है, ये हमने यहां खत्म कर दी, इसको दोनों तरफ हम इनफाइनाइट तक बढ़ा सकते हैं, बिल्कुल बढ़ा सकते हैं, ऐसा पढ़ा था हमने। ये लीजिए इधर बढ़ा दो, ये लीजिए इधर बढ़ा दो, तो ये क्या हो गया, ट्रू हो गया। नेक्स्ट, इफ टू सर्कल्स आर इक्वल देन देयर रेडियाई आर आल्सो इक्वल। बिल्कुल सही बात है, अगर सर्कल इक्वल है तो रेडियाई तो इक्वल होगी, बिल्कुल सही है, ये भी क्या हो गया। नेक्स्ट, इस फिगर में देखिए ए बी इक्वल टू पी क्यू है,
और पी क्यू इक्वल टू एक्स वाई है, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, यानी ए बी और एक्स वाई दोनों पी क्यू के बराबर हैं। तो याद कीजिए, इफ टू थिंग्स इक्वल टू द सेम थिंग देन आर इक्वल टू वन अनदर। अगर ये दोनों इसके बराबर हैं तो आपस में भी क्या हो गए, बराबर हो गए, ये भी क्या हो गया हमारा। बड़ी सिंपल एक्सरसाइज थी ये, तो ट्रू फॉल्स बताने थे हमें। चलते हैं आगे। चलिए, give a definition for each of the following terms. Are there other terms that need to be defined first? What are they and how might you define them? चलिए, बहुत सिंपल सी चीजें हैं। सबसे पहले सीखते हैं। ये कह रहा है व्हाट आर पैरेलल लाइंस। देखिए, पैरेलल लाइन बड़ी सिंपल होती है, मैं समझा देता हूं आपको कि दो ऐसी लाइंस, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, ऐसी दो लाइनें जिनके बीच में जो डिस्टेंस है वो हमेशा फिक्स रहना चाहिए। इन शॉर्ट क्या बोलेंगे हम, टू लाइंस विच नेवर मीट ईच अदर, जो आपस में कभी भी नहीं मिलेंगी, उनको हम क्या बोलेंगे, पैरेलल लाइंस। तो यहां थोड़ा सा लिख देता हूं मैं आपके लिए याद रखने के लिए, इस डायग्राम को याद रखना है। टू लाइंस विच नेवर मीट ईच अदर, ऐसी दो लाइनें जो एक दूसरे से कभी भी नहीं मिलेंगी, और साथ ही साथ क्या बोलेंगे, उनके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, फिक्स रहेगा। तो ऐसी लाइनें जो कभी नहीं मिल पा रही उनको हम क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइंस बोलते हैं। क्लियर हो गया। जो कभी भी नहीं मिलती एक दूसरे से, जैसे रेलवे के ट्रैक्स हैं, वो आपस में मिलते नहीं है, हमेशा फिक्स डिस्टेंस चलती है, उनको हम क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइंस। नेक्स्ट है परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर लाइन क्या है, देखिए समझते हैं। परपेंडिकुलर लाइंस का मतलब है ऐसी दो लाइनें जो एक दूसरे को कहां पे काटती हो, राइट एंगल्स पे काटती हो। तो क्या लिखेंगे, टू लाइंस विच इंटरसेक्ट एट राइट एंगल्स, जो कहां मिलती हो, राइट एंगल से मिलती हो, आर कॉल्ड परपेंडिकुलर लाइंस। ये सिंबल होता है परपेंडिकुलर लाइंस का उल्टा टी। ठीक है, तो ऐसी लाइंस जो एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर लाइंस। और ऐसी लाइंस जो कभी नहीं मिलती उनको हम क्या बोलते हैं, पैरेलल। चलते हैं आगे। लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट का क्या मतलब है, देखिए, लाइन सेगमेंट का मतलब होता है एक ऐसी लाइन जिसके एंड्स फिक्स हो गए हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे, ए लाइन having definite length is called line segment। ऐसी लाइन जिसके एंड पॉइंट फिक्स हो गए, जिसकी लेंथ फिक्स हो गई, जैसे मैंने बोला 4 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करो, ये लाइन गलत है, 4 सेंटीमीटर की एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करो, यानी जिसकी आपने लेंथ फिक्स कर देना उसको फिर लाइन नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे लाइन सेगमेंट। लाइन की लेंथ फिक्स नहीं होती है, लाइन सेगमेंट जो होता है उसकी लाइन लेंथ जो होती है वो फिक्स होती है। चलिए, रेडियस ऑफ ए सर्कल। रेडियस क्या होती है, जल्दी से बताइए, रेडियस बताइए। ये बहुत सिंपल है, ये सर्कल है, ये सेंटर है और ये इसकी रेडियस है। क्या बोलेंगे, ए लाइन फ्रॉम सर्कमफेरेंस, या फ्रॉम वर्ड हटाते हैं, ए लाइन जॉइनिंग सर्कमफेरेंस टू सेंटर इज कॉल्ड रेडियस। यानी ऐसी लाइन जो सर्कमफेरेंस और सेंटर को ज्वाइन करती हो उसको हम क्या बोलेंगे, रेडियस बोलेंगे। यानी सर्कमफेरेंस से सेंटर तक जो डिस्टेंस है उस लेंथ को हम रेडियस बोलेंगे। क्लियर। नेक्स्ट है स्क्वायर। स्क्वायर का क्या मतलब हो गया, देखिए, स्क्वायर भी बड़ा सिंपल है। एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल, बस अच्छा नहीं बनाएगी, क्या लिखेंगे, ए क्वाड्रिलेटरल having all sides equal
एंड ऑल एंगल्स राइट एंगल, यानी चारों साइड इसके इक्वल होनी चाहिए और चारों एंगल इसके 90 डिग्री के होने चाहिए। ऐसे फिगर को हम क्या बोलेंगे, स्क्वायर बोलेंगे। यानी चारों साइड भी इक्वल होगी, चारों एंगल भी इक्वल हो गए, 90 डिग्री के हो गए, उसको हम क्या बोलेंगे, स्क्वायर बोलेंगे। ये चलते हैं आगे। Consider two postulates given below. Given any two distinct points A and B, there exists a third point C which is in between A and B. There exists at least 3 points that are not on the same line. Do these postulates contain any undefined terms? Are these postulates consistent? Do they follow from Euclid's postulates? Explain. देखिए बहुत कुछ बोल गया है क्वेश्चन, इसको वन बाय वन समझते हैं। पहली बात कह रहा है गिवन एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स A and B। पहले तो आप दो पॉइंट्स बना लीजिए फटाफट। देखिए मैंने ये लिख दिया पॉइंट A और ये मैंने बना दिया पॉइंट B, यहां तक क्लियर है। There exists a third point which is in between A and B। एक तीसरा पॉइंट है जो A और B के बीच में। अब देखिए A और B के बीच में पॉइंट यहां भी हो सकता था, यहां भी हो सकता था, यहां भी हो सकता था, कहीं भी हो सकता है। ये सब A और B के बीच में से कोई भी पॉइंट हो सकता था। इसने क्लियर नहीं बोला अपने को, हमने सब जगह बना दिया। अब क्या कह रहा है ये, there exist at least 3 points that are not on the same line। अब AB लाइन को अगर मैं मिला देता हूं, ये लीजिए मैंने AB लाइन को मिला दिया, ये लीजिए मिला दिया, तो कह रहा है कि 3 ऐसे पॉइंट होने चाहिए जो AB लाइन के ऊपर नहीं। ऐसे कितने भी पॉइंट हो सकते हैं जो AB के ऊपर नहीं हो। यहां भी हो सकता था C, यहां भी हो सकता था, यहां भी, कहीं भी हो सकता था C। तो इसका मतलब ये डू दिस पोस्टुलेट्स कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म्स। पहली बात तो ये प्लेन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, तो हम लिख सकते हैं एक तो इसने प्लेन के बारे में हमें नहीं बताया कि ये सेम प्लेन की चीजें हैं या डिफरेंट प्लेन है, 2D में बात कर रहे हैं या 3D में बात कर रहे हैं, ये क्लियर नहीं है। आर दीज पोस्टुलेट कंसिस्टेंट, तो कंसिस्टेंट तो बिल्कुल नहीं है, हम बोलेंगे नो। और तीसरी बात कह रहा है डू दे फॉलो फ्रॉम यूक्लिड्स पोस्टुलेट्स, तो यूक्लिड्स पोस्टुलेट से तो कुछ भी नहीं आ रहा है यहाँ पे। उसने तो इतना ही कहा था ए और बी के बीच में अगर यानी इस लाइन के ऊपर कोई पॉइंट है तो अलग बात है, इधर उधर पॉइंट्स के बारे में उन्होंने हमें नहीं बताया कुछ भी। तो इसका मतलब ना तो ये यूक्लिड्स को फॉलो कर रहे हैं, ना ये कंसिस्टेंट है, तो कुछ भी नहीं हो रहा है। मतलब क्या बोला है इसने, ये हमारे सिस्टम से बाहर की बातें बोल रहा है। ए और बी के बीच में होना चाहिए, बीच में कहीं भी हो सकते हैं। इस ए बी के ऊपर सी होना चाहिए, ये भी क्लियर नहीं है। फिर ये कह रहा है कि देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट्स दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन। सेम लाइन के ऊपर ए और बी तो है, सी कहीं भी हो सकता है, तो कुछ भी फॉलो नहीं कर रहा है। हम तो लिखेंगे पहली बात कि डू दीज पोस्टुलेट्स कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म्स, यस। प्लेन एक्सप्लेन नहीं किया इसने, सबसे पहली बात। आर दीज पोस्टुलेट्स कंसिस्टेंट, तो हम बोलेंगे नो। नेक्स्ट कह रहा है डू दे फॉलो फ्रॉम यूक्लिड्स पोस्टुलेट, हम बोलेंगे नो। ये लीजिए हम, क्लियर। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ ए पॉइंट सी लाइज बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी सच दैट ए सी इक्वल टू बी सी। चलिए इसको समझते हैं। ये कह रहा है सबसे पहले तो 2 पॉइंट बनाइए। ये लीजिए हमने पॉइंट ले लिया ए और ये लीजिए हमने पॉइंट ले लिया बी। इन दोनों को तो हम मिला देते हैं सबसे पहले। ये लीजिए आगे क्या कह रहा है इफ ए पॉइंट सी लाइज बिटवीन द 2 पॉइंट्स ए एंड बी सच दैट ए सी इक्वल टू बी सी। सी हमें ऐसी जगह लेना है जिससे कि ए सी की वैल्यू इक्वल टू बी सी की वैल्यू हो जाए। ये गिवन है ए सी इक्वल टू बी सी, ये क्या हमें गिवन है। आगे चलते हैं। देन प्रूव दैट ए सी इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। ए सी इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। चलिए प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले तो हमने लिख दिया ए सी इक्वल टू बी सी, यहां तक क्लियर है। चलिए मैंने क्या किया, एड ए सी बोथ साइड्स। तो ए सी प्लस ए सी इक्वल टू बी सी प्लस ए सी। सही है। सेम चीजें अगर दोनों तरफ ऐड करेंगे तो भी सेम रहेगा, जैसा कि यूक्लिड्स के एक्सियम ने कहा था। चलिए AC प्लस AC तो हो गया 2AC और BC प्लस AC क्या हो गया, BC प्लस AC करोगे तो किसके इक्वल हो गया, ये AB के होगा।
तो इससे ये 2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/2 ऑफ ए बी। चेक कीजिए क्या हमें यही प्रूव करना था क्या, AC इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, AC इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। ये लीजिए हमारा प्रूव हो गया, हम लिख देंगे हैंस। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इन क्वेश्चन 4 point C is called a midpoint of the line segment AB. Prove that every line segment has one and only one midpoint. चलिए बहुत सिंपल है, ये कोई लाइन सेगमेंट है, हमने मान लिया A, ठीक है, इसका कोई ना कोई मिड पॉइंट होगा। हम मान लेते हैं इसके 2 मिड पॉइंट है, हमने ले लिया E और F, 2 मिड पॉइंट हमने अज्यूम कर, हमने लिखा लेट्स अज्यूम E and F are midpoints of E और F दोनों मिड पॉइंट है, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे AE इक्वल टू EB और हम लिखेंगे AF इक्वल टू FB। सही बात है, पहले तो हमने लिख दिया AE इक्वल टू EB और AF इक्वल टू FB, ये लिख दिया। इससे हमें क्या पता चला, इससे हम दोनों तरफ क्या करेंगे, AE को ऐड करते हैं, ऐड AE बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा AE प्लस AE हो जाएगा 2AE और AE प्लस EB प्लस AE हो जाएगा, इससे AE निकलेगा हमारा हाफ ऑफ ये चीज। सिमिलरली इधर हम कर रहे हैं ऐड AF बोथ साइड, क्या बनेगा 2AF इक्वल टू AF प्लस FB, ये बनेगा 2AF इक्वल टू AB, तो AF इक्वल टू क्या हो जाएगा हाफ ऑफ, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देंगे और हम क्या बोलेंगे फ्रॉम 1 and 2। देखिए जो AE है वो AB का हाफ है और जो AF है वो भी AB का हाफ है, दोनों जब AB के हाफ हैं तो इसका मतलब हम क्या लिखेंगे AE इक्वल टू AF, यानी जितना AE है उतना ही AF है, इसका मतलब इट मीन्स E and F coincide, इसका मतलब दोनों अलग अलग पॉइंट नहीं है, एक ही पॉइंट है, इट मीन्स every line segment has one, यानी एक से ज्यादा मिड पॉइंट नहीं होगा, एक ही मिड पॉइंट होगा, यानी कोई भी लाइन होगी, लाइन सेगमेंट होगी, उसका एक ही मिड पॉइंट होगा। E और F हमने अलग अलग माने थे, जबकि प्रूव हो गया कि AE बराबर AF, यानी जितना AE है उतना ही AF है, इसका मतलब ये 2 अलग अलग पॉइंट नहीं है, ये एक ही पॉइंट है, इसका मतलब हर लाइन सेगमेंट का एक ही मिड पॉइंट होगा, एक से ज्यादा नहीं होगा। क्लियर, चलते हैं आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ AC इक्वल टू BD, दिख रहा है AC, ये AC है ये BD है, दोनों इक्वल है, प्रूव दैट AB इक्वल टू CD। चलिए बहुत आसान है, मैं डायग्राम दोबारा बना देता हूँ, थोड़ा सा अच्छा लगेगा आपको। ये A है ये D है, ठीक है, यहाँ B है, यहाँ जैसा जैसा कह रहा है वैसा वैसा लिख रहा हूं। इसने बोला AC इक्वल टू BD, ये हमारे पास है गिवन, ठीक है, सबट्रैक्ट BC फ्रॉम बोथ साइड्स। मैंने क्या किया, BC को माइनस कर दिया दोनों में से, तो AC माइनस BC और BD माइनस
अब डायग्राम को देखिए, AC में से BC माइनस कर दूं तो पीछे क्या बचेगा, AB बचेगा, और BD में से अगर मैं BC माइनस कर दूं तो पीछे क्या बचेगा, CD बचेगा। और यही चीज मुझे क्या करना था, प्रूव करना था। देखिए AB इक्वल टू CD, बहुत आसान था। यानी जो गिवन है दोनों में से मैंने BC, इसमें से भी माइनस कर दिया, इसमें से भी। सेम चीजों में से अगर सेम पार्ट माइनस करते हैं तो रिमाइंडर भी क्या होता है, इक्वल होता है। ऐसा हम एग्जाम में पढ़ चुके हैं। क्लियर, चलते हैं आगे। चलिए लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, Why is axiom 5 is the list of Euclid's axioms considered a universal truth? Not that the question is not about the fifth postulate. देखिए axiom 5 क्या कहता है, axiom 5 ये कहता है the whole is always greater than the part itself. एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बताया था, एक सेब की टोकरी है आपके सामने, उसमें से आप एक सेब निकाल के ले गए, तो जो पूरा टोकरी का वजन था उस इकलौते सेब से तो वो ज्यादा ही रहेगा। यानी जो होल है वो अपने पार्ट से तो हमेशा ज्यादा रहेगा। ये चीज कह रहा है। ये कह रहा है कि क्या ये यूनिवर्सल ट्रूथ है? बिल्कुल यूनिवर्सल ट्रूथ है। और एक एग्जाम्पल दे देते हैं आपको। देखिए मान लीजिए आपके सामने एक केक है, ऐसा इतना बड़ा आपके सामने केक पड़ा है। इस केक का वजन मान लेते हैं 10 kg है, ठीक है। इस केक का वजन क्या है, 10 kg। किसी ने आके इसमें से कुछ पार्ट लेके चला गया, मान लेते हैं इतना पार्ट निकाल लिया किसी ने, इतना पार्ट मान लेते हैं, तो उसके पास जो पार्ट आया यही पार्ट आएगा। इसका वजन देखेगा तो मान लीजिए 2 kg है। तो जो पार्ट है उसका वजन पूरे से तो हमेशा कम ही रहेगा ना, उससे ज्यादा थोड़ी हो जाएगा। ऐसे थोड़ी इतना सा टुकड़ा ले गया था और उसका वजन 20 kg आ गया, ऐसा तो कभी नहीं होगा। तो जो होल है वो हमेशा पार्ट से ज्यादा रहेगा। द होल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द पार्ट इटसेल्फ। तो ये हमारा एक्सियम 5 था और ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। ये ज्योमेट्री में भी काम आएगा, मैथमेटिक्स में भी काम आएगा और अपनी जनरल लाइफ में भी काम आएगा, सब जगह काम आता है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ बोलते हैं। चलिए आज की एक्सरसाइज हम यहीं फिनिश करते हैं, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच।